जी नमस्कार। करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप लोगों से बार बार अनुनय विनय कर रहा हूँ कि कृपया आप लोग अच्छी तरीका से पढ़ें और इसका टेस्ट दें, ताकि अच्छी तरह से पढ़ा गया और अच्छी तरह से टेस्ट दिया गया अच्छा मार्क्स को लाता है। और जब अच्छा मार्क्स आएगा तो आपकी समझ बढ़ेगी, साथ ही साथ आप एग्जाम फेस करने में बहुत कामयाब हो पाएंगे। साथ में करेंट अफेयर्स के साथ साथ यदि आप पॉलिटी का क्लास करना चाहते हैं, ज्योग्राफी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, तो आप यूट्यूब पे जाएं और मीना वाटिका टाइप करें और वहां से जाकर के प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में सारा क्लास आपको मिल जाएगा और वहां से जाकर आप किसी भी क्लास को अच्छी तरीका से कर सकते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में समझाया गया है सभी टॉपिक को। तो चलिए समझते हैं। आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है ये है 5G। 5G मतलब क्या समझते हैं? फिफ्थ जनरेशन। तो 5G से पहले क्या आया होगा? 1G आया होगा, 2G आया होगा, 3G आया होगा, फिर 4G आया होगा, तब 5G आया होगा। 5G सुर्खियों में रहने का वजह क्या है? अभी हाल ही में जो है एक स्मार्टफोन है जो रियलमी के नाम से जाना जाता है, वह भारत का पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। कौन बताए? रियलमी। याद रखिएगा, रियलमी ये स्मार्टफोन कंपनी है। नहीं, रियलमी क्या है? स्मार्टफोन कंपनी है और इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में भारत का पहला 5G सक्षम स्मार्टफोन बनाया गया है। इसीलिए 5G यानी कि फिफ्थ जनरेशन सुर्खियों में आ गया और इनकी चर्चा जो है हम लोग कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो 5G है इसके पहले 4G आया होगा। इसके पहले 5G के पहले ध्यान दीजिएगा, एकदम शुरुआत से चलेंगे। 5G की वैसे शुरुआत तो 2010 में ही हो गई थी। भारत में 2021 से 22 तक इस लॉन्चिंग हो जाएगा, समझे। 5G की बात करते हैं हम। ये 5G का ये रियलमी स्मार्टफोन है जिन्होंने भारत का पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया है जो कि 5G सपोर्टेड होगा, है ना। इसकी शुरुआत एकदम अच्छी तरीका से पढ़ेंगे, धीरे से, आसानी से। जिसे स्लो लग रहा है वो स्पीड बढ़ा लेंगे और जिनको लग रहा है कि स्पीड है वो स्लो कर लेंगे। शुरुआत हुई थी 2010 में 5G का, समझे ना। 5G जो नेटवर्क है, 5G जो टेक्नोलॉजी है, इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी और ऐसा भविष्यवाणी किया जा रहा है कि 2020 से 21 से 22 तक में भारत में भी यह लॉन्च हो जाएगा अच्छी तरीका से। क्लियर है? मैं फिर बात करता हूँ 4G स्मार्टफोन का। 4G की शुरुआत कब हुई थी? 4G कब आया था? तो 4G 2000 के अंत में प्रारंभ किया गया था, समझे। 4G भारत में इसकी शुरुआत लगभग 2012 में। याद रखिएगा, 4G स्मार्टफोन जो आया था, 4G का जो शुरुआत आया था, 4G टेक्नोलॉजी जो आया था, ये 2000 के अंत तक में आ गया था। अंत तक में 2000 के अंत तक, है ना। और भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? 2012 में हुई। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बन चुका है कि 4G टेक्नोलॉजी की शुरुआत भारत में कब आया? तो भारत में 2012 में प्रारंभ हुआ था। वैसे तो शुरुआत 2000 के अंत तक में ही प्रारंभ हो गया था। क्लियर है? अब मैं चलता हूं 3G नेटवर्क पर। 3G नेटवर्क क्या कहता है ये ध्यान दीजिए। 3G नेटवर्क की शुरुआत ये 2001 में ही आया था, है ना। 3G नेटवर्क कब आया था? 2001 में, और इसकी शुरुआत जापान देश से हुई थी। कहां से? जापान से। 3G का जो है शुरुआत जापान से हुआ था। इसके जस्ट पहले क्या आया था? 2G था। 3G के पहले क्या था? 2G। 2G की शुरुआत हुई थी 1991 में। याद रखिएगा, 2G की शुरुआत हुई थी 1991 में, है ना। और कहां से हुई थी? फिनलैंड से। कहां से हुई थी? फिनलैंड से, है ना। 2G की शुरुआत कहां से हुई थी? फिनलैंड से हुई थी 1991 में, जो किस पर आधारित थी? GSM टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। GSM टेक्नोलॉजी, है ना। GSM टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। इस पर आधारित था ये 2G प्रणाली। क्लियर है?
1G की यदि बात करें, सबसे शुरुआत में 1G आया था। 1G 1980 में सबसे पहले सामने आया था, पहली बार, है ना, पहली बार 1980 में 1G आया था और इसका जो है इस्तेमाल लगभग 1991-92 से होने लगा था, समझे, 1991-92 से, यानी कि इसका जो इस्तेमाल होने लगा था, ये इस्तेमाल हुआ था 1992-93 से, याद रखिएगा, 91-92 नहीं, 1992-93 से याद रखिएगा, यह 1G स्टार्ट हो गया था। पर ये सब क्या है, ये पुराना हो गया, 1G खत्म हो गया, 2G आया। 2G 1991 में सर्वप्रथम फिनलैंड में प्रारंभ हुआ था, जीएसएम टेक्नोलॉजी पर आधारित था। फिर बाद 3G की शुरुआत हुई, 3G का शुरुआत 2001 में हुई, जापान से हुई। फिर आया 4G। 4G लेटेस्ट है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। 4G की शुरुआत 2000 के अंत तक में हो गया था, भारत में इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी 4G नेटवर्क का। उसके बाद चलते हैं 5G। 5G की शुरुआत 2010 में ही हुई थी, अभी भारत में लॉन्चिंग नहीं हुआ है, लेकिन भारत का पहला स्मार्टफोन कंपनी है रियलमी, जिसके द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम स्मार्टफोन बनाया गया है। किसके द्वारा? रियलमी के द्वारा, याद रखिएगा, 5G सक्षम स्मार्टफोन बनाया गया है, यानी 5G जो है इस पे सपोर्टेड होगा। पहली बार रियलमी के द्वारा बनाया गया है, जो भारत का पहला 5G स्मार्टफोन कंपनी है। क्लियर है? क्लियर है? इनको आप अच्छी तरीका से समझे। अब हम चलेंगे, हाँ ये भी याद रखिएगा, 4G का भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। 4G नेटवर्क की शुरुआत 2000 के अंत तक, अब भारत में कब हुई? 2012 में। इसका आने का मतलब संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि 21-22 तक, या फिर ये समझिए कि 2025 तक पूर्णतः जो है इंडिया में मतलब कि 5G नेटवर्क प्रारंभ हो जाएगा। हर इंसान के पास 5G नेटवर्क होगा, जिस प्रकार से 4G नेटवर्क है। क्लियर है? चीजों को आपने समझा। अब हम चलते हैं BS6। BS6 क्या है? एक प्रकार का इंजन है। BS6 क्या है? एक प्रकार का इंजन है, जिसका फुल फॉर्म होता है भारत स्टेज 6 जनरेशन। भारत स्टेज, समझे? BS6 मतलब भारत स्टेज होता है। तो सर्वप्रथम ये बात आती है कि भारत में BS6 को कब से लागू किया गया, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2020, भूलिएगा नहीं। मैं बात कर रहा हूं पॉइंट नंबर 2 का, पॉइंट नंबर 2 का बात कर रहा हूं, BS6 का। ये BS6 यानी कि भारत में पूर्ण रूपेण ये कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2020 से लागू हो चुका है। याद रखिएगा, कब से? 1 अप्रैल 2020 से यह लागू हो चुका है। BS6 का यदि अर्थ कहें तो भारत स्टेज होता है। क्या होता है? भारत स्टेज। BS6 का, है ना, BS का यदि मान कहें तो मान होता है भारत स्टेज, है ना, भारत स्टेज। याद रखिएगा, इसका मेनली अर्थ होता है, और पूरे भारत में 1 अप्रैल 2020 से जो है लगाया जा रहा है। क्लियर है? इसका सीधा सीधा यदि संबंध कहा जाए, BS6 का क्वेश्चन आ जाता है, BS6 का संबंध इनमें से किससे है? तो उत्सर्जन मानकों से, समझे? इसका संबंध किससे होगा? उत्सर्जन मानकों से संबंध होगा, उत्सर्जन मानकों से, है ना, उत्सर्जन मानकों से इसका रिलेशन है BS6 का। उत्सर्जन मानक क्या होता है कि प्रदूषण को कम किया जाएगा। BS6 का इंजन जब वाहन में लगेगा, उससे क्या होगा कि प्रदूषण जो ज्यादा हो रहा है उनको कम किया जाएगा। कम जो है, इससे प्रदूषित जो है कम होता है वातावरण। इस वजह से BS6 लगाया गया है, और BS6 को भारत में पूर्ण रूप से कब लागू किया गया है? 1 अप्रैल 2020 से। क्लियर है? चीजों को आपने समझा। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप। ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप का। ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप, ये क्यों चर्चा में है? ये क्यों चर्चा में है? 2020 में होना था, लेकिन वजह हुआ कि जो है ये कोविड-19 पेंडेमिक के आ जाने से इसे जो है पोस्टपोन किया गया, इसके निर्णय को खत्म कर दिया गया, इस बार नहीं होगा। इस वजह से ये चर्चा में आया। 2020 में ही होना था, लेकिन पोस्टपोन किया गया। क्यों पोस्टपोन किया गया? ड्यू टू गोइंग ऑन कोविड-19 पेंडेमिक।
याद रखिएगा कि कोविड-19 महामारी होने के चलते से 2020 में होना था इसको, लेकिन हो नहीं पाया। अब इसे 2021 में अक्टूबर नवंबर में आयोजित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2021 में आयोजित किया जाएगा। 2020 वाला पोस्टपोन्ड हो गया और 2021 में आयोजित किया जाएगा अक्टूबर नवंबर में। कहाँ भाई? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। किसको? ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में 2021 में किया जाएगा। क्लियर है? यदि हम ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप की बात करें, इसका पहला एडिशन, फर्स्ट एडिशन है ना, 2007 में आयोजन हुआ था। पहला एडिशन था 2007 और करेंट में, इसके जस्ट करेंट में, करेंट एडिशन था 2016, यानी करेंट में 2016 में आयोजित हुआ था। उस समय करेंट चैंपियन रहा था वेस्ट इंडियन। याद रखिएगा करेंट में चैंपियन रहा था, है ना, करेंट में चैंपियन रहा था वेस्ट इंडियन, है ना। और मोस्ट चैंपियन मतलब सबसे ज्यादा बार, मोस्ट सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल यही वेस्ट इंडियन रहा था। मोस्ट सक्सेसफुल यदि क्वेश्चन आता है, मोस्ट सक्सेसफुल, समझे, सक्सेसफुल, तो यही आता है वेस्ट इंडियन, WI, समझे, यही वेस्ट इंडियन जो है मोस्ट सक्सेसफुल रहा है। साथ में यदि हम ICC की बात करें, प्योर ICC की बात करें, तो ICC की स्थापना, याद रखिएगा, यदि हम ICC की बात करें, ICC का, तो इसका स्थापना 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में, लगभग 15 जून का समय था। 15 जून 1909 याद रखिएगा, डेट नहीं भी याद रहे लेकिन 1909 याद रखिएगा। पूछता है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पड़ता है? दुबई में। कहाँ पड़ता है? दुबई। और दुबई कहाँ पड़ता है? UAE में। UAE का एक शहर है दुबई, और यहीं पर जो है ICC का स्थापना हुआ था 15 जून 1909 को। क्लियर है? तो ये था ICC का इतिहास। अब हम चलते हैं बुंडेसलीगा लीग। बुंडेसलीगा लीग क्या है जान लीजिएगा। यहाँ पर तीसरा पॉइंट डिस्कस किया आपने, चौथा पॉइंट यहाँ डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। चौथा पॉइंट में क्या है? बुंडेसलीगा लीग। समझते हैं बुंडेसलीगा लीग क्या था। बुंडेसलीगा लीग का संबंध सीधा फुटबॉल से होता है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बुंडेसलीगा लीग खबरों में आने का कारण है, सुर्खियों में आने का वजह है कि लॉकडाउन की वजह से सारे खेल को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन लॉकडाउन के 2 महीने बाद इसे प्रारंभ किया जा रहा है बुंडेसलीगा लीग को। इस वजह से बुंडेसलीगा लीग सुर्खियों में आया। बुंडेसलीगा लीग का संबंध किससे है? फुटबॉल खेल से है। याद रखिएगा, सीधा पूछेगा सुर्खियों में रहा बुंडेसलीगा लीग खेल किस खेल से संबंधित है, तो आपको कहना पड़ेगा कि बुंडेसलीगा लीग का संबंध, बुंडेसलीगा लीग हाँ का संबंध जो होगा किससे होगा? फुटबॉल से होगा। बुंडेसलीगा लीग का संबंध फुटबॉल से होगा। सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि जो है इसे स्थगित कर दिया गया था कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, लेकिन इसे 2 महीने के बाद फिर से चालू किया गया, है ना, बुंडेसलीगा लीग को। और ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। तो याद रखिएगा ये जर्मनी की पहली फुटबॉल लीग है। याद रखिएगा किसकी फुटबॉल लीग है भाई? जर्मनी की। याद रखिएगा जर्मनी में ये कार्यरत है ना, जर्मनी का ही फुटबॉल लीग है। फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा लीग जर्मनी का है। क्लियर है? यह पहला है यूरोपीय लीग है जो कि लॉकडाउन के बाद इसे चालू किया गया। लॉकडाउन हो गया था जिसकी वजह से बंद कर दिया गया था। लगभग 2 महीने के बाद बुंडेसलीगा लीग को मंजूरी मिल गई कि वह खेल खिला सकता है, खेल हो सकता है। समझे? इस लीग की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे बिना दर्शकों के शुरू किया गया है। क्लियर है? बिना दर्शक का, एक भी दर्शक वहां नहीं होंगे, सिर्फ खेल खिलाड़ी होंगे। बात समझे? तो इसका मेन खासियत हो गया कि बिना दर्शकों का खेल होगा। बिना दर्शकों का खेल शुरू हो रहा है ना, बिना दर्शकों का खेल हो रहा है बुंडेसलीगा लीग, और संबंध है इसका किससे? फुटबॉल से। क्लियर है? समझे चीजों को अच्छी तरीका से। बुंडेसलीगा लीग क्लियर है? अब हम फिर चलेंगे हेनको क्या है इनके बारे में समझेंगे।
थोड़ा सा इन्हें साफ कर लेते हैं। चलिए समझते हैं। तो समझ में आ गया बुंडेसलीगा लीग किससे संबंधित है? फुटबॉल से। BS6 क्या है? तो भारत स्टेज है। नहीं, लागू कब से होगा भाई? 1 अप्रैल 2020 से लागू कर दिया गया है। ICC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। ICC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। नहीं, साथ में ICC का स्थापना कब हुआ? 15 जून 1909 को हुआ। क्लियर है। और 5G कनेक्टिविटी का संबंध किससे है? तो रियलमी स्मार्टफोन से है, क्योंकि भारत का पहला ऐसा कंपनी है जिसने क्या बनाया है? स्मार्टफोन बनाया है जो 5G सक्षम होगा। क्लियर है। चलिए समझते हैं हैंको। हैंको समझते हैं कि हैंको क्या है। हैंको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हैंको, है ना। हैंको देखिएगा क्या है। हैंको समझते हैं हैंको क्या है, बिल्कुल अच्छी तरीका से समझेंगे। हैंको एक प्रकार का व्यक्तिगत स्टाम्प या मुहर है। याद रखिएगा, ये क्या है? व्यक्तिगत स्टाम्प है ना, या मुहर है। समझ में आ गया? हैंको क्या है? एक व्यक्तिगत स्टाम्प कहिए या फिर ये क्या है? मुहर है। इसका संबंध किससे है? व्यक्तिगत स्टाम्प से। क्लियर है। हैंको जो है एक प्रकार का व्यक्तिगत स्टाम्प है जिसका संबंध आ जाता है जापान देश से। हैंको का रिलेशन कहाँ से आता है? जापान से आता है हैंको का रिलेशन। समझे? हैंको है क्या? स्टाम्प है, यानी कि मुहर है। क्लियर है। हैंको एक व्यक्तिगत मुहर है जो अन्य देशों से, समझे ना, हैंको एक प्रकार का मुहर है जो अन्य देशों में सिग्नेचर के बराबर इसका वैल्यू दिया जाता है। समझे? इसका जो वैल्यू दिया जाता है सिग्नेचर के बराबर दिया जाता है वैल्यू। साथ ही साथ हैंको यदि हम बात करें तो ये सबसे छोटे आकार का गोलाकार होता है। सबसे छोटा होता है, गोलाकार होता है, अथवा चौकोर भी होते हैं। समझे? हैंको का याद रखिएगा, ये छोटे आकार का होता है, गोलाकार या चौकोर, ये होता है हैंको। समझे? हैंको एक प्रकार का व्यक्तिगत स्टाम्प या फिर क्या कहा जाए कि मुहर है। क्लियर है। इसे स्टाम्प पैड के जरिए गिला करके छापा जाता है। स्टाम्प पैड के जरिए गिला करके छापा जाता है इसको। तो यदि जो स्टाम्प पैड है जिसमें गिला करके इसको छापा जाता है, समझे, वह स्टाम्प पैड सुनीकू के नाम से जाना जाता है। सुनीकू के नाम से रहता है, याद रखिएगा। वह स्टाम्प पैड को, है ना, स्टाम्प पैड सुनीकू के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, सुनीकू के नाम से जाना जाता है। समझे? सुनीकू के नाम से जाना जाता है। और यदि यही स्टाम्प किसी दस्तावेज पर छापा जाता है तब इसे इंकॉन कहा जाता है। समझे? जब इसे किसी दस्तावेज पर छापा जाता है, जब इसे किसी दस्तावेज पर छापा जाता है तब इसे इंकॉन कहा जाता है। क्लियर है? समझे? हैंको समझे? हैंको एक व्यक्तिगत स्टाम्प या मुहर है जिसका रिलेशन सीधा जापान से है। ये छोटे आकार का गोलाकार या चौकोर मुहर है। नहीं, हैंको का मुहर लगने का अर्थ है कि यह एक सिग्नेचर, एक तरह से माना जाता है कि सिग्नेचर हुआ। स्टाम्प पैड, जिस स्टाम्प से गिला करके हैंको को छापा जाता है उस स्टाम्प पैड को सुनीकू के नाम से जाना जाता है। जब इसे किसी दस्तावेज पर छापा जाता है तब इसे इंकॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंकॉन कहा जाता है। अब मैं बात करता हूं लास्ट टॉपिक UNSC का। UNO का नाम आपने सुना होगा। UNO का ही एक अंग है UNSC। समझ रहे हैं? UNO का ही एक अंग है UNSC। ध्यान दीजिएगा। UNO की यदि स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ। इसकी हेड क्वार्टर की यदि बात करें तब हेड क्वार्टर कहाँ है?
न्यूयॉर्क में है ना। और न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए का एक शहर है, वहीं पर है। तो यह न्यूयॉर्क में पड़ता है, यूएनओ का हेडक्वार्टर। और यह जो हेडक्वार्टर है ये 39 मंजिल का बना हुआ है, 39 मंजिल का बना हुआ है। साथ ही साथ 17 एकड़ जमीन पर है, 17 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। साथ ही कहाँ बना है? मैनहट्टन द्वीप पर, मैनहट्टन द्वीप पर बनाया गया है। बात समझे? मैनहट्टन द्वीप पर बनाया गया है। और यह जो 17 एकड़ जमीन है वह दान में दी गई है, दान दी गई है किसके द्वारा? जॉन डी रॉकफेलर, जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा क्या दी गई है? दान में दी गई है। अब हम चर्चा करते हैं कि जो यूएनओ है, यूएनओ का टोटल 6 अंग है। यूएनओ का कितना अंग है? 6 अंग है। क्या क्या है? महासभा है, सुरक्षा परिषद है। देखिए इसका 6 अंग है। उन्हीं अंग में से 6 अंग है और उन्हीं अंग में से एक है यूएनएससी। ध्यान दीजिएगा, इसका 6 अंग है टोटल। क्या क्या है? महासभा है, याद रखिएगा, महासभा है ना। सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद है ना, यूएनओ सुरक्षा परिषद। सामाजिक और आर्थिक परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद है ना, सामाजिक और आर्थिक परिषद। प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद है ना। प्रन्यास परिषद कितना हुआ? 1 2 3 4 प्रन्यास परिषद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना। और एक है सचिवालय, एक है सचिवालय। यानी कि टोटल कितने अंग हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। 6 में से ही एक है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, समझ रहे ना, यही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। और इसी का चर्चा अभी हाल ही में सुर्खियों में आया है। ये यूएनएससी जो है इसी का चर्चा अभी सुर्खियों में रह रहा है। इसका सुर्खियों में रहने का वजह क्या है, इनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसका मेनली काम क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए पहले तो आपने देखा यूएनओ, यूएनओ का ही एक अंग है यूएनएससी। और यूएनएससी का 6 अंग है। 6 में से एक अंग ये है जो कि विख्यात है किससे? दुनिया का पुलिसमैन के नाम से। ये सुरक्षा परिषद किसलिए विख्यात है? दुनिया के पुलिसमैन के नाम से, दुनिया का पुलिसमैन के नाम से विख्यात है सुरक्षा परिषद। और इसका मेनली काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना इसका मेनली काम है। क्लियर है? सुर्खियों में आने का वजह है कि जो भारत है, भारत को हाल ही में अस्थायी सदस्य जो है बनाने का निर्णय लिया गया है, वह अस्थायी सदस्य बनाया गया है, वह अस्थायी सदस्य चुना गया है। बात समझे ना? इस वजह से यूएनएससी चर्चा में आया। अब हम बात करते हैं कि यूएनएससी चर्चा में आया तो ये क्यों आया, इसका वजह क्या है, समझे? तो पहले हम थोड़ा सा यूएनओ को देख रहे थे। इसमें 6 अंग आपने देखा, इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं, 5 अस्थायी सदस्य हैं। इसमें क्या क्या है याद रखिएगा। अमेरिका है, पूछता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछता है। अमेरिका है, चीन है, फ्रांस है, रूस है ना, और ब्रिटेन है, ब्रिटेन है। नहीं तो 5 को हो गया। ये 5 सदस्य देश है। यानी कि याद रखना है, अमेरिका जब रूस गया तब चीरा फाड़ा बांटा। क्लियर है? अमेरिका जब रूस गया चीरा फाड़ा फिर बांट लिया। यानी अक्सर जब लड़ाई होती है, रूसा रूसी होती है, तो लोग क्या करते हैं? चीर फाड़ करके बांट लेते हैं। यही चीर फाड़, याद रखिएगा, चीर फाड़ के बांट लिया अमेरिका रूसा, यानी अस्थायी सदस्य हुआ। क्लियर? पूछता है एग्जाम में इनमें से कौन अस्थायी सदस्य नहीं है। क्लियर है? साथ में 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं, और
अस्थायी सदस्य देश होते हैं, ठीक है 10। तो यही अस्थायी सदस्य देश अभी हाल ही में भारत को चुना गया है। क्या चुना गया है? भारत को अस्थायी सदस्य देश के रूप में चुना गया है। साथ ही साथ भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को भी, याद रखिएगा, भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को भी, है ना, यह नॉर्वे को भी इसका यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या किया गया है? अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। इसे भी यूएनएससी का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, सदस्य के रूप में चुना गया है। क्लियर है? आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे। इसके सुर्खियों में आने का वजह आपने समझ लिया, हाल ही में भारत को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। क्लियर है? चीजों को आपने अच्छी तरीका से समझा, एकदम बिल्कुल इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और बनते रहेगा। इसलिए अच्छी तरीका से समझ को बढ़ाइए, बढ़िया से देखिए, ताकि आपका समझ विकसित हो। जब समझ विकसित होगा, गलती कम करेंगे, और जब गलती कम करेंगे आप एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए, अभी कोरोना एपेंडेमिक चल रहा है। कोरोना पेंडेमिक की वजह से आप सुरक्षित रहिए, लोगों को सुरक्षित रखिए, समाज सुरक्षित रखिए, अपने देश को सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत।